आपने अक्सर दुनिया से जीवों के विलुप्त होने का जिक्र सुना होगा। डायनासोर, कैस्पियन टाइगर, जेरेसिस ब्लू तितली कुछ ऐसे जीव हैं जो अब धरती पर नहीं रहे। लेकिन क्या आपको कभी लगा कि ऐसा इंसानों के साथ भी हो सकता है? दरअसल मौजूदा स्थितियों को देखें तो ऐसा वाकई हो सकता है। जो आंकड़े आज आप इस वीडियो में जानेंगे वो बताते हैं कि ऐसा होने जा रहा है और ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में एक सम्मेलन के दौरान देश की कुल प्रजनन दर यानी TFR पर टिप्पणी करते हुए 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। उन्होंने भारत में TFR के 2.1 से नीचे जाने को लेकर टिप्पणी की और कहा कि अगर ऐसा होता है तो समाज खुद ही नष्ट होने लगता है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। एक और जहां लोग बच्चे पैदा करने की बजाय महंगाई, बेरोजगारी के संकट पर टिप्पणी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोग दुनिया के कई देशों में बढ़ते जा रहे आबादी कम होने के संकट को देखकर इसे वक्त की जरूरत बता रहे हैं। आबादी के अनेक आंकड़ों में जाने से पहले हम समझते हैं कि दरअसल TFR होता क्या है। TFR को सामान्य शब्दों में समझें तो एक महिला अपने पूरे जीवन में जितने बच्चों की मां बनती है उसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है। 2.1 के TFR को प्रतिस्थापन दर कहा जाता है, यानी अगर TFR 2.1 है तो जनसंख्या स्थिर हो जाती है और TFR के 2.1 से नीचे जाने पर जनसंख्या का कम होना शुरू हो जाता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में TFR के 2.1 से नीचे जाने पर जनसंख्या का संकट खड़ा होना शुरू हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन के शोधकर्ताओं द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के आंकड़ों के आधार पर बताया गया था कि भारत में वर्ष 1950 में कुल प्रजनन दर लगभग 6.2 थी। आंकड़ों का संग्रह करने वाली एक अन्य वेबसाइट के मुताबिक 1950 में भारत का TFR 5.9 था। भारत आजादी के बाद से ही जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय करता रहा है और 1950 के दशक में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाने वाले पहले विकासशील देशों में से एक बन गया था। इसी के तहत 1952 में जनसंख्या नीति समिति बनी और 1956 में केंद्रीय परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई। 1976 में भारत ने पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की थी। ये नीतियां लगातार चलती रहीं और वर्ष 2000 की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में 2045 तक भारत में स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने का उद्देश्य तय किया गया था। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लगातार उपाय किए गए और इनका असर भी दिखा। भारत में TFR में लगातार कमी होती रही। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में TFR 2.2 हो गया था और अगले कुछ वर्षों में इसमें और भी कमी हुई और 2019-21 के NFHS के आंकड़ों के मुताबिक भारत में TFR 2 पर पहुंच गया था, जो प्रतिस्थापन दर से भी कम था और इसके भविष्य में और भी कम होने का अनुमान है। द लेंसेट की एक स्टडी के मुताबिक 2050 तक भारत में TFR घटकर 1.29 तक पहुंच जाएगा। आज भारत अपनी युवा आबादी को अपना सबसे बड़ा एसेट मानता है, लेकिन यह स्थिति तब गंभीर हो जाएगी। 2050 तक हर 5 में से एक भारतीय बुजुर्ग होगा। घटती आबादी का यह संकट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दुनिया भर में यह संकट कितना गंभीर हो सकता है, इसे समझने के लिए भी कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। द लेंसेट में प्रकाशित एक अध्ययन में दावा किया गया है कि वर्ष 2050 तक 3/4 देशों यानी 204 में से 155 देशों में अपनी मौजूदा जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त प्रजनन दर नहीं होगी। इस अध्ययन में आने वाले समय में हालातों के और ज्यादा खराब होने का दावा किया गया है। अध्ययन में बताया गया है कि 2100 तक यह संख्या बढ़कर 97% देशों तक पहुंच जाएगी, यानी 204 में से 198 देशों में प्रजनन दर जो है वो जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं बचेगी। दुनिया की जो आबादी है वो अपने चरम पर कब पहुंचेगी, इसे लेकर भी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट पर गौर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस में बताया गया है कि 2080 के दशक में दुनिया की आबादी अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएगी। इस दौरान दुनिया की कुल आबादी 10.3 अरब होगी। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद दुनिया भर में जनसंख्या घटना शुरू हो जाएगी और सदी के अंत तक यह घटकर 10.2 अरब रह जाएगी। यूएन की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से पहले ही दुनिया के 63 देशों या क्षेत्रों की आबादी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। इनमें चीन, जर्मनी, जापान और रूस जैसे देश शामिल हैं।
इन देशों की आबादी के अगले 30 वर्षों में 14% तक घटने का अनुमान जताया गया है। मौजूदा समय की बात करें तो चीन, इटली और स्पेन जैसे दुनिया के हर 5 में से एक देश में प्रजनन दर अल्ट्रा लो लेवल पर पहुंच गई है और इनमें TFR 1.4 से भी कम है। दुनिया भर की सरकारें अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग नीतियों पर काम कर रही हैं। यूएन की एक अन्य रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 3/4 सरकारों के पास प्रजनन दर से संबंधित नीतियां थीं। इनमें से 55 सरकारों का लक्ष्य प्रजनन क्षमता को बढ़ाना था और 19 का लक्ष्य प्रजनन क्षमता के मौजूदा स्तर को बनाए रखने का था। दुनिया के कई देशों में जन्म दर को बढ़ाने के लिए लोगों के लिए कई योजनाएं और प्रस्ताव लाए गए हैं। रूस की बात करें तो रूस ने अपनी आबादी को बढ़ाने के मकसद से सेक्स का मंत्रालय ही बना दिया है। इसमें तमाम तरह के सुझाव दिए गए हैं जिनमें रात को लाइट काटना और महिलाओं को नगद पैसा देना जैसी चीजें शामिल हैं। हंगरी में सरकार ने 4 बच्चों के बाद आयकर में छूट देने और घर खरीदने के लिए विशेष ऋण देने की योजनाएं शुरू की हैं। वहीं पड़ोसी देश चीन में घटती आबादी के संकट से निपटने के लिए सरकार ने 2021 के बाद से करों में कटौती, लंबी मातृत्व छुट्टी और आवास सब्सिडी जैसी कई प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत की है। दुनिया के तमाम देश नगद पैसे, सब्सिडी, छुट्टियां जैसी चीजों के जरिए अपनी आबादी को बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। भारत के लिए मौजूदा समय में आबादी का संकट बेशक बड़ा नहीं दिख रहा, लेकिन वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब भारत के लिए भी बूढ़ी होती आबादी का संकट पैदा होने जा रहा है। आने वाले दशकों में यह स्थिति हमें नजर आ सकती है। एक और विषय जो भारत के लिए अहम है वो है यहाँ विभिन्न धर्मों की आबादी अलग अलग दर से बढ़ रही है। 1951 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देश में तब हिंदुओं की आबादी 30.3 करोड़ थी, जो 2011 तक बढ़कर 96.6 करोड़ हो गई है। वहीं 1951 में भारत में मुस्लिमों की आबादी 3.5 करोड़ थी, जो 17.2 करोड़ हो गई। आंकड़ों में यह आबादी हिंदुओं की आबादी से बेहद कम नजर आती है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों को अलग नजरिए से देखें तो हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 84.5% से घटकर 2011 में 79.8% हो गई। इस दौरान सिखों की हिस्सेदारी भी घटी और जैन समाज की हिस्सेदारी में भी कमी आई। वहीं दूसरी ओर देश में मुस्लिमों की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। भारतीय जनसंख्या में मुसलमानों की जो हिस्सेदारी 1951 में 9.9% थी, वो 2011 में 14.2% हो गई और ईसाइयों की जनसंख्या में भी इस दौरान बढ़ोतरी दर्ज की गई। दूसरी ओर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदू आबादी की हिस्सेदारी 7.82% घटी है और इस अवधि में मुसलमान आबादी की हिस्सेदारी में 43.15% की वृद्धि दर्ज हुई है। इन आंकड़ों के मुताबिक पारसी और जैन को छोड़कर अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की आबादी में इन 65 वर्षों में 6.58% तक की वृद्धि हुई है। जनसंख्या के जो बढ़ने का तरीका है वो दोगुनी रफ्तार से है, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। इस हिसाब से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आने वाले दशकों में यह भारत की डेमोग्राफी के लिए भी बड़े संकट की स्थिति बन सकती है। ये आंकड़े जो अभी हमने बताए ये भारत में रहने वाले और जनसंख्या में भाग लेने वाले मुस्लिमों के हैं। इसके अलावा भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए भी हैं, जिनमें लगभग सभी मुसलमान हैं। ये लोग सामान्यतः जनगणना का हिस्सा नहीं बनते हैं, लेकिन डेमोग्राफी बदलने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। अवैध घुसपैठियों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, बल्कि करोड़ों में है। भारत के लिए कम होती जनसंख्या ही मुद्दा नहीं, बल्कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है। डेमोग्राफी के बदलने से सार्वजनिक तौर पर टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। भारत में कई जगहों पर इसे लेकर न सिर्फ प्रदर्शन हुए हैं, बल्कि चुनाव के दौरान भी डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है। हाल ही में झारखंड के जो चुनाव हुए उनमें आपने देखा होगा कि कैसे अवैध घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा था। तो भारत के सामने न सिर्फ आबादी के बूढ़े होने का संकट है, बल्कि डेमोग्राफी को लेकर भी देश के सामने बड़ी चिंता है। अब मोहन भागवत का जो बयान है जिसका हमने जिक्र किया, उस बयान के लोग अलग अलग मायने बेशक निकाल रहे हैं, लेकिन आबादी से जुड़े जो तथ्य हमारे सामने हैं उन्हें तो कतई नकारा नहीं जा सकता। भारत को जनसंख्या के घटने और डेमोग्राफी के बदलने से जुड़ी जो समस्याएं हैं, इनके समाधान अंततः ढूंढने ही होंगे। ऐसी और भी अन्य वीडियोस के लिए आप बने रहिए TFI के साथ। नमस्ते।